स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कल हमारा जो प्रेप ऑनलाइन नीट का जो चैनल था यूट्यूब का वो हैक हो गया है। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। हमने लास्ट कोशिश करी थी, लेकिन हैकर ने उसको बहुत ज़्यादा कोशिश से ये करा कि उसको प्राइवेट करने की कोशिश करी। बार बार उसको प्राइवेट करा था जिससे कि हम लोग आप तक ना पहुंच पाए, जिससे कि हम आपको ये ना बता पाए कि हमने नया चैनल स्टार्ट किया है। यानी कि ये जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल का एडवर्टाइजमेंट ना हो, इसने पूरी कोशिश करी। हैकर ने जो वीडियो हमने डाला था उस वीडियो को पब्लिक नहीं होने दिया, बार बार प्राइवेट करता रहा। लेकिन उसको एक चीज अभी तक नहीं पता है कि उसका एक छोटा सा एक्सेस जो हमारी तरफ से एडिटर एक्सेस है वो अभी भी हमारे पास में, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वो जो है डाला गया वीडियो उसने प्राइवेट किया, उसको हम वापस पब्लिक कर सकते हैं। हो सकता है कि वो थोड़ी देर बाद में उससे भी हमारा एक्सेस ले ले और हमें पूरी तरीके से उस चैनल से वंचित कर दे। एनीवेज, जो था वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं उस चीज का। तो स्टूडेंट्स, ये जो नया चैनल है जिसपे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल को आप लोग स्टूडेंट्स को शेयर करिए, लिंक शेयर कर दीजिए या अपने स्टोरी और मैसेजेस के ऊपर शेयर कर दीजिए। मतलब आप लोगों की हेल्प से ये चैनल वापस ग्रोथ कर जाएगा। आप जितना जल्दी हेल्प करोगे, जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से इनको शेयर करोगे, ये कम टाइम के अंदर सब्सक्राइबर बढ़ा लेगा और आप और हमारे बीच की जो ये दूरी बन गई है, ये दूरी नहीं रहेगी और वापस हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। आपकी काउंसलिंग्स के वीडियो भी बाकी हैं, नीट का रिजल्ट आना बाकी है, हमें आपको फ्री क्लासेस, फ्री सीरीज देनी है जिसके अंदर अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसे ये कंटिन्यू करना है। ये सारे फ्री क्लासेस आपको हम यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक्सेस ही ले लिया गया तो हम आप तक कैसे पहुंचेंगे। तो अभी तक तो 1000 सब्सक्राइबर आपने कर दिए हैं एक रात के उस वीडियो के अंदर ही। हालांकि कोई वीडियो उसको देख नहीं पाया, कई बार बीच में उन्होंने बड़ा सा पब्लिक कर दिया था 1-2 घंटे के लिए, तो लोग उसको देख नहीं पाए। वापस पब्लिक किया तो हमने देखा कि यार वो वापस प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट, ऐसा हमारा गेम चलता रहा, लड़ाई चलती रही। तो कई लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है। जो हमारा जो रात वाला वीडियो था, इस चैनल को हम प्रमोट कर रहे थे कि सब्सक्राइब करो, ये लोगों तक नहीं पहुंचा। उस चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने वो नहीं देखा, जिन्होंने देखा वो तो सब्सक्राइब कर लिए, जो नहीं देखा उनको अभी पता नहीं है। तो आप लोग हेल्प करेंगे, आप शेयर करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर या कहीं पर भी, तो आप वो जो स्टूडेंट हैं वो वापस यहाँ आकर के सब्सक्राइब कर लेंगे, उस चैनल को छोड़ देंगे। हो सकता है कि टाइम के साथ में वो भी रिकवर हो जाए। अगर नहीं हुआ तो इस चैनल से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। शेयर तो खैर करना ही है आपको। बाकी ये जो मिनरल न्यूट्रिशन जहां पर हमने छोड़ा था कल, उसको यहां से वापस स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो जी। मतलब स्टूडेंट्स, बात ये है कि मेरे पास कम से कम 50,000 स्टूडेंट्स के गूगल फॉर्म आए हुए थे जो काउंसलिंग के लिए, उनको कुछ ना कुछ हमसे पूछना था कि सर, हम, आपको पता है कि हम काउंसलिंग सेशंस लेते हैं। भगवान की दया है, हमें अच्छा नॉलेज है कि भाई काउंसलिंग्स जो होती हैं उनमें किस तरीके से फिगर जो होते हैं वो सेट हो जाते हैं। तो हमारा आइडिया जो होता है, हमारा जो एंटिसिपेशंस होते हैं वो करेक्ट फिट हो जाते हैं। और एक कैलकुलेटेड जो एक डेटा होता है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड कि भाई कौन सी कैटेगरी के हो, कौन से स्टेट से हो। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के फॉर्म हमारे पास में आए हुए थे, उनका आंसर हम लगा ही रहे थे सबके। और एक लाइव सेशन हम लोग करने वाले थे जिसमें हम सबका आंसर देने वाले थे। अब वो चैनल ही सस्पेंड हो गया या चैनल ही हैक हो गया, तो फिर हम कैसे करें? क्योंकि मैं तड़प रहा हूँ उनको आंसर देने के लिए, इसलिए क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे होंगे कि सर बताएंगे हमें। हमने उनको क्वेश्चन पूछ रखा है, फॉर्म भर रखा है और वो लाइव आएंगे। सर ने बोला एक दिन लाइव आऊंगा रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के 1-2 दिन बाद, जिससे मैं सारी डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा जो आपने पूछा है। तो तड़प रहा हूं मैं, इसलिए आप लोग वापस जुड़ जाइए। वो उन लोगों तक नहीं, एक जरिया था ओनली एक, वो कल वाला वीडियो उस चैनल पर डाला था कि उसको लोग देख लेंगे और जो देख लेंगे वो यहाँ पर आकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन उससे भी हमको वंचित कर दिया। उस वीडियो को भी उसने पब्लिक नहीं होने दिया, प्राइवेट कर दिया है ना, बड़े लंबे टाइम के फेज के लिए। तो वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं जितना तक पहुंचना चाहिए, जिससे कि वो लोग यहाँ आकर के सब्सक्राइब करें। तो फिर प्रॉब्लम हो गई। तो आप लोग ही जरिया हैं, आप लोग जिन्होंने उनको इसको सब्सक्राइब कर लिया है, जिन्होंने देख लिया है, आप इस लिंक को, इस चैनल के लिंक को शेयर कर दो, या फिर इस चैनल को ही आप अपने जो भी आपका इंस्टाग्राम स्टोरीज होती हैं या व्हाट्सएप स्टोरीज होती हैं, जहां पर भी आप कर सकते हैं वहां तक करके हमारी हेल्प करिएगा और इस चैनल को वापस ग्रोथ करवा दीजिए, जिससे कि हम वापस कनेक्ट हो जाएं और आप ही लोगों की हम लोग हेल्प कर सकें हर तरीके से, नए कोर्सेज से हो या आपको कोई इंफॉर्मेशन देने से हो या कई चीजें देने से हो। ओके, चलिए तो चलिए स्टूडेंट, वापस पढ़ाई के ऊपर देख लेते हैं। आप लोग का कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगा। जो लोग उस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे
उन्हीं को हम यहाँ पर ये आगे रिकॉर्डेड फॉर्म में ये चीज दे रहे हैं। खैर, आप कह सकते हैं कि सर इसको लाइव कर दीजिए ना नए चैनल से। तो स्टूडेंट, एक्चुअली गूगल्स के कुछ नॉर्म्स होते हैं यूट्यूब के कि पहले तो 1000 सब्सक्राइबर होना जरूरी है। जिस टाइम पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं उस टाइम पर मैनुअली जाकर के लाइव एक्सेस के लिए हमें परमिशन लेनी होती है। तो गूगल यूट्यूब देखता है कि भाई हाँ, इनके 1000 सब्सक्राइबर हो गए, उन्होंने जस्ट हमसे रिक्वेस्ट मांगी है, तो वो यस कर देते हैं। और यस करने के 24 आवर्स बाद में लाइव एक्टिव होता है यूट्यूब के ऊपर। तो हमने रात को वीडियो डाला और रात को लगभग 1 या 2 बजे के आसपास में हमारे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे। हमने उसी टाइम पर लाइव क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। तो आज रात को 1 बजे हमें वो एक्टिव एक्सेस मिलेगा। आज रात को 1 बजे से हम लाइव ले सकेंगे। इसका मतलब कल से हम लोग इस चैनल के ऊपर आपको लाइव पढ़ा सकेंगे। ओके, तब तक आप लोग बने रहिए, मैक्सिमम शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, तो चलिए अभी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आपको दे देता हूं। नेक्स्ट जो पोर्शन था स्टूडेंट, वो यहाँ पर देखिए हमारा था कि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि पिछले वीडियो में मैंने देखा कि आपको पूरा रोल पढ़ाया सारे मिनरल्स का। अब मैं पढ़ाता हूँ ये जो मिनरल्स हैं जो सॉइल में है वो प्लांट अपटेक कैसे करता है, उसका क्या मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से करता है। तो देखना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है। Much of the studies on mechanism of absorption of element by plant has been carried out in isolated cells। देखो, इन्होंने आइसोलेटेड सेल, टिश्यू और ऑर्गन को ऊपर इन्होंने मच ऑफ द स्टडीज, बहुत सारी स्टडीज करी ये मैकेनिज्म पता करने के लिए कि मिनरल एब्जॉर्ब करते कैसे हैं प्लांट। These studies revealed that, उन स्टडीज ने हमें ये बताया, revealed that the process of absorption can be demarcated into 2 main phases। तो याद रखिएगा कितनी फेज होती है, 2 मेन फेज के अंदर होता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कितने फेज। एब्जॉर्प्शन जो होता है, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कितने फेज में होता है, डिमार्केटेड किया गया है 2 फेज। कितनी फेजेस हैं, 2 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज इनिशियल, इन द फर्स्ट फेज, पहली फेज में क्या होता है, एन इनिशियल रैपिड अपटेक। तो इसको बोलते हैं इनिशियल रैपिड अपटेक ऑफ आयंस इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ सेल्स। अब ये कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि फ्री स्पेस और आउटर स्पेस के अंदर इनिशियल अपटेक होता है। यानी कि कोई भी चीज जो है, ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले फर्स्ट फेज के अंदर एन इनिशियल रैपिड अपटेक, सबसे पहला काम होता है रैपिड, एकदम तेज अपटेक होता है, एकदम फास्ट अपटेक ऑफ आयंस इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ सेल्स। सेल जो होती हैं उनके बाहर की तरफ में जो फ्री स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, उसमें सॉइल से रैपिड अपटेक होता है, ये होता है फर्स्ट फेज। ओके, उसके बाद द एपोप्लास्ट, free space of the cells, the apoplast, an initial rapid uptake of ions into the free space or outer space of cells, the apoplast is passive। तो ये पहला जो फेज होता है वो कैसा होता है, रैपिड और पैसिव होता है। तो मैं लिख देता हूं फर्स्ट फेज, इसको मैं बोलता हूं इनिशियल रैपिड, ये होता है रैपिड अपटेक। पहली बात तो ये रैपिड होता है, बहुत तेज है, रैपिड अपटेक होता है। और कहां होता है, इनटू आउटर स्पेस और फ्री स्पेस, आउटर स्पेस और फ्री स्पेस, किसके, फ्री स्पेस ऑफ सेल्स। याद रखना, सेल के फ्री स्पेस में बहुत सारी सेल्स होती हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है, फ्री सेल्स ऑफ द स्पेस, इसको अपन बोलते हैं, इसी स्पेस को हम बोलते हैं एपोप्लास्ट। फ्री स्पेस, आउटर स्पेस ऑफ द सेल्स, द एपोप्लास्ट। तो ये होता है इनटू एपोप्लास्ट। तो हम सीधा कह सकते हैं इनटू द एपोप्लास्ट। आया समझ में? इनटू द एपोप्लास्ट का मतलब हो गया कि इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर या सेल वॉल के ऊपर। और ये होता है पैसिव। कैसे होता है? पैसिव तरीके से होता है।
याद रखिएगा ये जो होता है वो कैसे होता है, पैसिव। तो पहला फेज जो होता है वो पैसिव तरीके से होता है। ओके ठीक है। इन द सेकेंड फेज ऑफ अपटेक, दूसरे फेज में क्या होता है, द आयंस आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस। और ये जो होता है वो दूसरा फेज जो होता है वो आयंस जो होते हैं उनको स्लोली इनटू द इनर स्पेस, इसको अंदर की स्पेस में लिया जाता है। ओके, द सिम्प्लास्ट, और अंदर वाले स्पेस को हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट में, सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल। अब ये पहले तो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर आ गया, ये सॉइल है मान लो, इस सॉइल से यहां आ गया तो ये हो जाएगा फर्स्ट फेज। अब इसे यहां से अंदर की तरफ में एंटर करवाना है सेल के अंदर, तो दैट इज सेकंड फेज। तो ये तो हो गया आउटर स्पेस और ये हो गया इनर स्पेस। तो सबसे पहले सॉइल से अंदर आएगा पैसिव तरीके से फास्ट, फिर आउटर स्पेस से इनर स्पेस में आएगा स्लो। ओके क्लियर। चलो जी देखो, द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द एपोप्लास्ट, जो ये पहला वाला फर्स्ट फेज के अंदर जो फास्ट रैपिड मूवमेंट होता है, पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द एपोप्लास्ट, यूजुअली अकर थ्रू आयन चैनल्स। अब ये देखो किसके थ्रू होता है, ये यूजुअली अकर्स थ्रू आयन चैनल्स। अब ये देखो, ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द एपोप्लास्ट यूजुअली अकर्स थ्रू आयन चैनल्स, ये क्या मतलब है। एक्चुअली ये यहां तक खत्म कर दो, ये बात जो लिखी गई है ये फर्स्ट वाले के लिए नहीं लिखी गई है। ये समझाना क्या चाह रहे हैं पता है आपको, ये मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में ऊपर तो 2 फेज आपको कंप्लीट कर दी। अब ये पता है क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ये मान लो ये रूट हेयर है, ओके, और ये एपोप्लास्ट है, ठीक है। ये सॉइल से एपोप्लास्ट में आ गया, ये फर्स्ट फेज बोलता है वो, ये फास्ट होता है। एपोप्लास्ट से सॉइल में आ गया, ये सेकंड फेज बोलता है, ये स्लो बोलता है। ये समझ लो बस, सॉइल से एपोप्लास्ट में आने वाला फास्ट और पैसिव होता है, इतनी जानकारी है हमारे पास। अभी जो आगे लाइन लिखी गई है इसको आप फर्स्ट फेज से कनेक्ट मत करना, मैं पहले कह रहा हूं कि ये फर्स्ट फेज से कनेक्टेड नहीं है, ये आपको सॉइल से एपोप्लास्ट में आने वाली बात को नहीं बता रहा है। तो सर आप ये बात किसको बता रहे हैं, ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, जो लिखा है मैं उसको एक्सप्लेन करता जाता हूं। तो ये देखो, ये सेल है, इसके अंदर वॉल है, उसके अंदर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आयन चैनल्स है, और ये जो मिनरल होता है, ये आयन होता है, ये यहाँ से यहाँ की तरफ में सिम्प्लास्ट से एपोप्लास्ट की तरफ मूवमेंट करता है। तो ध्यान रखना, तो क्या लिखा है, द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस, द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू द एपोप्लास्ट यूजुअली अकर थ्रू आयन चैनल्स। आयन चैनल्स, ये देखो ये आयन के चैनल्स हैं, इनके थ्रू, यानी इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। तो ये सिम्प्लास्ट से एपोप्लास्ट में होता है, ये कह रहा है। ओके, द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, आयन चैनल्स, द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट फंक्शन एज सेलेक्टिव पोर्ट्स। और इसके लिए ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, आयन चैनल्स को हम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इन्हीं आयन चैनल्स को हम बोलते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो कि एक तरीके से क्या है, सेलेक्टिव पोर्स होते हैं, जिनको ये सिम्प्लास्ट से एपोप्लास्ट में जाने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाती है। ओके, ऑन द अदर हैंड द एंट्री और एग्जिट ऑफ आयंस, देखो एंट्री और एग्जिट ऑफ आयंस टू एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट, देखो ये सिम्प्लास्ट में एपोप्लास्ट से चाहे आप एंट्री कराइए या एंट्री से एग्जिट कराइए, है ना, टू द और फ्रॉम द सिम्प्लास्ट रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। और ऐसा भी होता है कि मिनरल अपटेक के टाइम पे एक काम तो ये भी होता है और एक दूसरा काम ये भी होता है कि सिम्प्लास्ट के अंदर और सिम्प्लास्ट से बाहर आयंस का मूवमेंट जो होता है, ऐसे भी इस तरीके से भी होता है कि एक्टिव तरीके से एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज एन एक्टिव प्रोसेस, जिसको अपन बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। ये था पैसिव प्रोसेस ऊपर वाला, ओके, और ये था एक्टिव प्रोसेस। तो दोनों तरीके के प्रोसेस होते हैं। सिम्प्लास्ट के रेफरेंस में देखें तो अंदर से बाहर पैसिव तरीके से जाते हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर एक्टिव तरीके से भी जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ आयंस इज यूजुअली कॉल्ड फ्लक्स। तो आयन के मूवमेंट को जो होता है हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। द इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल इज इनफ्लक्स। अगर अंदर की तरफ में कोई मूव कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं इनफ्लक्स। तो इसके बारे में, ये जो मूवमेंट होता है उसको बाहर से अंदर मूव कर रहा है तो इसको इनफ्लक्स बोलते हैं। एंड द आउटर मूवमेंट इज कॉल्ड ई फ्लक्स। ओके, द मूवमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड फ्लक्स। ओके,
You have read the aspect of mineral nutrient uptake and translocation in plant 11। तो आपने ये चीज पूरी पढ़ी होगी, ये एस्पेक्ट मिनरल न्यूट्रिशन अपटेक ये भी आपने देखा, और सीधा सीधा उसका ट्रांसलोकेशन भी आपने देखा कि अपटेक हो गया। एक्टिव अपटेक, पैसिव अपटेक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? याद करो कि मोस्टली मिनरल जो होते हैं वो कैसे अपटेक होते हैं, अंदर की तरफ में एक्टिवली अपटेक होते हैं या नहीं होते हैं? तो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। इतना पढ़ने के बाद सबसे पहले सॉइल से एपोप्लास्ट के अंदर रैपिडली अपटेक होता है। फिर सेकंड फेज में ये दो काम होते हैं, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये दोनों फंक्शन सेकंड फेज के हैं कि एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट के अंदर मूवमेंट कैसे होता है। तो क्या होता है कि जैसे किसी को भेजना होता है तो इसमें दो तरीके के मैकेनिज्म होते हैं। एक होता है आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म। आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहां का कोई आयन एक्टिवली बाहर निकलेगा, जैसे प्रोटॉन है तो यहां से प्रोटॉन बाहर निकल गया प्रोटॉन पंप का यूज करके, तो ये एटीपी खर्च हो गया, और इधर से कोई प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज जैसे सोडियम अंदर आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो इसमें ई फ्लक्स इनफ्लक्स ऐसे अपटेक हो गया, एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में मूवमेंट हो रहा है ना। तो मैक्सिमम आयन जो होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, या तो आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म से, या फिर कोई होता है कि जैसे अंदर से कोई बाहर आएगा, फिर दोनों एक जगह प्रोटीन पे बैठेंगे और अंदर सिम्पोर्ट से अंदर एंटर कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में आयन घुसाने के लिए 90% आपको एनर्जी बेस्ड रहना पड़ता है, एक्टिवली रहना पड़ता है। ओके, और ऐसा करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि अंदर से बाहर की तरफ में मूवमेंट जो होता है, एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट जब कोई जाएगा तो सिम्प्लास्ट से एपोप्लास्ट नीचे आएगा, तो दोनों पैसिव तरीके से भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये दोनों ही फेज जो है, जो दिखी गई लाइन है यहाँ पर एक्टिव और पैसिव, ये सेकंड फेज के लिए लिखा गया है। ओके, इस तरीके से। अब फाइनली आयन कहाँ पहुंचा दिए? रूट के जाइलम में आपने पहुंचा दिए सिम्प्लास्ट से होते हुए, क्योंकि फाइनली कभी भी आयन अगर एपोप्लास्ट में है, याद करो, आप कहेंगे कि सर ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट वाला खेल कौन सी सेल में चलेगा? क्या रूट हेयर में चलेगा? हाँ, रूट हेयर में चल सकता है। क्या कॉर्टिकल सेल में चलेगा? उनमें भी चल सकता है, उनपे भी एपोप्लास्ट बाहर है, सिम्प्लास्ट अंदर है। सर ये फाइनली कहां तक चल सकता है? याद करो, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाहर, इसको एंडोडर्मिस इमेजिन कर लो। अब ये एपोप्लास्ट का आयन एपोप्लास्ट से आगे मूव हो सकता था, लेकिन सुबेरिन था। तो बताओ, ये एपोप्लास्ट में जितने भी आयन थे वो प्लांट को रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी आगे चले जाते ना अगर सुबेरिन नहीं होता तो सुबेरिन ने इसको रोक लिया और उसको बोला कि आपको मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। तो अब ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी वाला जो खेल है ना, ये कि किसको अंदर जाना है किसको नहीं जाना है, ये एंडोडर्मिस की मेम्ब्रेन के प्रोटीन डिसाइड करेंगे और ये खेल खेलेंगे सेकंड फेज वाला, उसको अंदर एंटर करवा के सिम्प्लास्ट तरीके से जाइलम में भेजेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि एपोप्लास्ट तक आप इजीली ला सकते हो, ट्रांसपायरेशन पुल से वाटर के अंदर मिनरल घोल के एपोप्लास्ट में रैपिडली अपटेक करा दो फास्ट। लेकिन एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट, चाहे वो बाहर वाली सेल में हो, रूट हेयर, कॉर्टिकल सेल, या अल्टीमेटली एंडोडर्मिस की सेल में हो, तो सेकंड फेज फेस करना पड़ेगा, इनफ्लक्स इफ्लक्स, उसमें ये दोनों प्रोसेस फेस करने पड़ेंगे, जिसमें मैक्सिमम एक्टिवली एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में अपटेक होता है, फिर अंदर एंटर करता है, और रूट के जाइलम में आयन पहुंचने के बाद अब आपको पता ही है ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम के साथ में जाइलम सैप के अंदर ये जितने भी रिक्वायर्ड एंडोडर्मिस ने के मेम्ब्रेन ने जितनों को अलाउ किया है क्वांटिटी और क्वालिटी के आयन को, वो सारे मिनरल वाटर के साथ में जाइलम के सैप के साथ असेंट ऑफ सैप के थ्रू ऊपर चले जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस। यस और नो? तो 11.4 हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ट्रांसलोकेशन। अब हमने अपटेक कर लिया, अपटेक करके हमने जाइलम तक पहुंचा दिया, रूट के जाइलम तक। अब वहां पर वाटर भी आ गया है, अब दोनों मिलकर के ट्रांसलोकेट होंगे, ऊपर तक चले जाएंगे। तो मिनरल साल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम अलोंग विद द असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर अलोंग, और जाइलम के थ्रू जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? जाइलम के थ्रू, विच इज पुल्ड अप। और ये देखो वही ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम में पुल्ड अप थ्रू द प्लांट बाय ट्रांसपायरेशनल पुल, इसमें भी ट्रांसपायरेशनल पुल का रोल होता है। ओके, एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप। अगर जाइलम के सैप का एनालिसिस करो तो ये बताता है प्रेजेंस ऑफ मिनरल साल्ट इन, उसमें मिनरल साल्ट प्रेजेंट होता है। तो यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप मिनरल, अगर आप उसको ट्रेस करना चाहते हो कि जाइलम में है या नहीं है, तो आप उस मिनरल एलिमेंट का रेडियो आइसोटोप ले लो। ओके, और सब्सटेंशिएट द व्यू दैट दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम, और देख सकते हो आप लोग ये जाइलम से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यू हैव ऑलरेडी डिस्कस द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। तो जैसे वाटर का जाइलम के अंदर मूवमेंट का रीजन क्या है, किस वजह से होता है, वही चीज मिनरल पर भी अप्लाई होगी ट्रांसलोकेशन के लिए। ओके, नाउ 12.5
सॉइल एज अ रिजर्वोयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट के अंदर आप कहेंगे कि सर ये प्लांट को मिलते कहां से हैं ये एलिमेंट, कहां है इसका रिजर्वोयर इन सारों का, तो सॉइल से उठाते हैं। सॉइल इज द मेन रिजर्वोयर फॉर मिनरल एलिमेंट्स फॉर द प्लांट। तो देखो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, majority of the nutrients that are essential for the growth and development of the plant become available to the roots due to weathering and breakdown। तो ध्यान रखना मेजोरिटी जो होती है वो कहां से मिलती है, मेजोरिटी मिलती है आपको ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, इसकी वजह से मिलती है, और वो भी सॉइल के अंदर रूट्स की वजह से अवेलेबल होती है वो। ओके, द प्रोसेस एनरिच द सॉइल विद डिसॉल्व्ड आयंस एंड इनऑर्गेनिक साल्ट। तो याद रखिए आयंस और इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर किस फॉर्म में होते हैं, डिसॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं, जिससे ये वेदरिंग जो होती है, वेदरिंग प्रोसेस सॉइल के अंदर इन साल्ट और इनऑर्गेनिक साल्ट को वाटर में घोल के उस सॉइल को एनरिच कर देते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक, और सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ा देते हैं उसके साथ अंदर प्रेजेंट वाटर के साथ मिनरल घोल करके। सिंस दे आर डेराइव्ड फ्रॉम द रॉक मिनरल्स, their role in plant nutrition is referred to the mineral nutrition। देखो इनका रॉक मिनरल से ये डेराइव होते हैं, ये साल्ट जो होते हैं, ये जो आयंस होते हैं, इनको मिनरल न्यूट्रिशन क्यों बोला अपन ने, क्योंकि एक्चुअली प्लांट के न्यूट्रिशन में इनका रोल है, और ये मिनरल रॉक से इनका ओरिजिन है। तो प्लांट में न्यूट्रिशन का रोल है, ओरिजिन मिनरल साल्ट से है, तो इन आयन को, इन साल्ट को बोल दिया मिनरल न्यूट्रिशन। ओके, सॉइल कंसिस्ट ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस। वाइड वेर सॉइल के अंदर कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं। सॉइल नॉट ओनली सप्लाइज मिनरल बट ऑल्सो हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। याद रखना ये बात, सॉइल के अंदर केवल मिनरल प्लांट को सप्लाई करने के लिए नहीं होता, इसके अलावा सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं, सॉइल के अंदर पड़े रहेंगे, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर अमोनिया में कन्वर्ट करके दे देते हैं, अमोनिया एनरिच बना देते हैं सॉइल को, तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अदर माइक्रोब्स, इसके अलावा और भी माइक्रोब्स होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अलावा वाले माइक्रोब्स भी होते हैं, जैसे कि आपके पास में ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई जो फोटोसिंथेसिस करती है। ओके, साथ ही साथ पानी को होल्ड करने का काम भी करते हैं, और एयर जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है, तो सप्लाई करती है एयर की रूट के लिए, है ना, रूट को, एंड एक्ट एज अ मैट्रिक्स दैट, और एक मैट्रिक्स की तरह वर्क करती है जो कि स्टेबलाइज करती है प्लांट को, एनकरेज करके उनको स्टेबल करती है प्लांट को सॉइल के अंदर। Since deficiency of essential elements affect the crop yield, कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो सकता है अगर एसेंशियल एलिमेंट डेफिशिएंट हो जाए सॉइल के अंदर, तो देयर इज ऑफन अ नीड ऑफ सप्लाइंग देम थ्रू फर्टिलाइजर। तो हमें कभी कभी वहां फर्टिलाइजर्स डाल करके उस नीड को कंप्लीट करना पड़ता है। फर्टिलाइजर दो तरीके के होते हैं, केमिकल और बायो। तो आजकल बायो फर्टिलाइजर का ज्यादा चलन है, केमिकल के लॉस बहुत सारे हैं। बोथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो याद रखना फर्टिलाइजर में केवल माइक्रो नहीं होता है, दोनों होते हैं, मैक्रो भी होते हैं और माइक्रो भी होते हैं। तो बेसिकली फर्टिलाइजर में जो ज्यादातर माइक्रो होते हैं वो कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज ये होते हैं। ओके, और बेसिकली मैक्रो में जो होते हैं वो NPK होते हैं। ओके, और फॉर्म कंपोनेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड पर एज पर नीड, जैसे नीड होती है वैसे फर्टिलाइजर आप लोग दे सकते हैं। ओके, तो ये था स्टूडेंट एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में सब कुछ, और ये हो गया चैप्टर का आधा पोर्शन खत्म। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट हाफ पढ़ने जा रहे हैं, और इस नेक्स्ट हाफ के अंदर आपको जो सबसे जबरदस्त एलिमेंट है नाइट्रोजन, वो जो प्लांट के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है, उसके लिए एक मैकेनिज्म, उस नाइट्रोजन का साइकिल आपको पढ़ने को मिलेगा। कि नाइट्रोजन साइकिल जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे प्लांट यार कितना मरते हैं नाइट्रोजन के लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उनको नाइट्रोजन के लिए। कई कई जगहों तक जहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनको सॉइल में नाइट्रोजन नहीं मिल पाता, तो उनमें ऐसा अडेप्टेशन हो जाता है कि वो इंसेक्ट जो होते हैं उनको डिसॉल्व करते हैं, पिचर बन जाते हैं ऐसे, और उसमें इंसेक्ट नीचे गिर जाता है। उनकी बॉडी के अंदर जो ये शेल होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, उसको एसिड डिसॉल्व करके उससे वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं। तो नाइट्रोजन का न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ सकते हैं, है ना। जो आपके जो मरीन होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन कितना लिमिटिंग होता है, तो नाइट्रोजन के लिए बहुत बड़ा मारामारी है। तो इसीलिए इस चैप्टर में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म करके आपको एक नया आर्टिकल पढ़ाया जा रहा है। देखो, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। तो 12.6 जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे उसमें हम किसके मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे,
नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के बारे में, नाइट्रोजन का जो साइकिल है, बॉडी के लिए जो खेल है, कैसे वो बॉडी में यूज होता है, दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन इज द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर 12.6। तो उसका मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन को स्टार्ट करने के लिए जो सब आर्टिकल लगाया गया है, वो सब आर्टिकल नंबर 1 सब आर्टिकल है, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। तो अगर बॉडी के अंदर नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म स्टडी करना है, समझना है, तो सबसे पहले आपको एनवायरमेंटल कंपोनेंट और ऑर्गेनिज्मिक कंपोनेंट, जो बायोटिक कंपोनेंट है, उनके बीच में नाइट्रोजन कैसे ट्रेवल करता है, कैसे सर्कुलेट होता है, उसको समझना होगा। तब जाकर के आपको नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म समझ में आएगा, बॉडी के अंदर कैसे होता है ना, किस तरीके से पहुंचता है। तो ये समझने के लिए साइकिल पढ़ना जरूरी है। इसलिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के आर्टिकल में सबसे पहला सब आर्टिकल जो आपको पढ़ाया जा रहा है, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। चलिए जी, नाइट्रोजन साइकिल को हम पढ़ते हैं। Apart from carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen is the most prevalent element in living organism। तो देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही है, नाइट्रोजन अपने आप में बहुत प्रीवेलेंट एलिमेंट है ऑर्गेनिज्म के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एमिनो। आपको नाइट्रोजन खुद पढ़ चुके पहले, बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, वापस बता रहे हैं, पढ़ लो क्या जा रहा है। नाइट्रोजन इज द कंस्टिट्यूएंट, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन, हॉर्मोन्स, क्लोरोफिल एंड मेनी ऑफ द विटामिन्स। तो ये याद रखना, यहां पर भी लिख के दिया है आपको कि किस किस का कंपोनेंट होता है, कंस्टिट्यूएंट। ओके, प्लांट कंपीट विद माइक्रोब्स। सोच के देखो, प्लांट सॉइल के अंदर, भाई सॉइल है, सॉइल में सब चीज होती है, माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है, तो सॉइल के माइक्रोब्स भी नाइट्रोजन के भूखे हैं, और उसी जगह पर प्रेजेंट प्लांट्स के रूट्स भी नाइट्रोजन की भूखी है। तो उन दोनों में कंपटीशन होता है। तो देखो, प्लांट कंपीट विथ माइक्रोब्स फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी कैसा है, लिमिटेड है, सॉइल के अंदर ज्यादा नहीं है, बहुत कम प्रेजेंट होता है। दैट अवेलेबल इन सॉइल, सॉइल के अंदर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होता है। उसके लिए प्लांट और माइक्रोब्स दोनों आपस में अपनी अपनी नीड के लिए कंपटीशन करते हैं। 10 इसी रीजन की वजह से, ध्यान रखना, 10 कंपटीशन इज द रीजन, रीजन इज कंपटीशन। पहली बात तो, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन लिमिटिंग क्वांटिटी में अवेलेबल है, और दूसरा, उस लिमिटेड सॉइल के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन के लिए प्लांट को माइक्रोब्स के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। तो यहां रीजन आएगा कंपटीशन विद माइक्रोब्स। 10 नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर, इसीलिए नाइट्रोजन एक लिमिटेड हो जाता है, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। चाहे वो नेचर में प्रेजेंट कोई प्लांट हो, चाहे अपन खेती के अंदर कोई बीज बोया हो किसी गेहूं का या बाजरे का, उसके लिए हो, तो एक्चुअली सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो उनको कंपटीशन करना पड़ता है। उस कंपटीशन की वजह से प्लांट के लिए वो लिमिटिंग हो जाता है, याद रखना, दिस इज द रीजन। तो कोई भी आपको पूछे कि सर नेचुरल और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है, रीजन वाई, प्लांट के लिए, इनके लिए, एग्रीकल्चर और नेचर में प्रेजेंट प्लांट्स के लिए वो लिमिटिंग क्यों है, उसको कम मात्रा में क्यों अवेलेबल है, व्हाई इट इज लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब जो कम होगा उस पर डिपेंड होगा खेल। तो सर ये क्यों इतना मारामारी क्यों है प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट को माइक्रोब्स के साथ कंपटीशन करना पड़ता है नाइट्रोजन के लिए, इसलिए है। ओके, तो कंपटीशन रीजन जाएगा, ध्यान रखना भाई। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज 2 नाइट्रोजन एटम्स ज्वाइंड बाय द वेरी स्ट्रॉन्ग triple covalent bond. The process of conversion of nitrogen to ammonia, याद रखना, नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना का प्रोसेस, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है साहब, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है सर, एकदम रेडी है दिमाग। नाइट्रोजन फिक्सेशन इसी बात को बोलते हैं। आगे लिखी हुई बातें पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा, इन नेचर, अगर हम नेचर की बात करें तो लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट, लाइटनिंग का मतलब समझते हो आप लोग, बिजली चमकना, बिजली चमकने से, एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज प्रोवाइड इनफ एनर्जी। तो ये एनर्जी का सोर्स हो गया दोनों, यूवी रेडिएशन और लाइटनिंग। इन दोनों से क्या हो जाता है,
कन्वर्ट नाइट्रोजन टू ऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, और ये ऑक्साइड्स के लिए ये एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के फॉर्म देख लो आप लोग, NO, NO2, N2O, याद कर लेना। ये नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग और यूवी रेज दोनों मिलकर के इसको क्या कर देते हैं, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देती है। अब आप कहेंगे सर ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो गए तो अब क्या होगा? अब जब ये ऑक्साइड्स वाटर वेपर के कांटेक्ट में आते हैं तो यहां डेवलप होता है एसिड, बेसिकली HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये रेनफॉल के साथ में सॉइल में आ जाता है, और सॉइल में आकर के ये डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड हो जाता है इसमें क्या होता है, प्रोटॉन हट जाते हैं HNO3 से, तो ये नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल के लिए सॉइल में चला जाता है। और नाइट्रेट जो होते हैं वो एकदम सबसे पसंदीदा फॉर्म होता है प्लांट के लिए नाइट्रोजन का यूज करने के लिए। तो सोचो प्लांट के लिए एसिड रेन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन ये सॉइल की पीएच भी बढ़ा देता है, तो उसमें अपन थोड़े से बेस डालने पड़ते हैं, तब जाकर के न्यूट्रलाइज होता है और नाइट्रेट अवेलेबल होता है। ओके, ये तो एक तो चीज हो गया ये एसिड रेन वाला खेल, चलो ठीक है। इंडस्ट्रियल कंबशन, आपका जो इंडस्ट्री के अंदर जो कंबशन होता है, कंबशन समझते हो ना, किसी को जलाना, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्री के अंदर जो कंबशन का धुआं होता है उसमें, फॉरेस्ट के फायर में, और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट्स आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ध्यान रखना नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यहां से भी निकलते हैं, ध्यान रखना। एटमोस्फियर के अंदर एक तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने का रीजन है लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसके अलावा ये इंडस्ट्रियल कंबशंस, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, पावर जनरेटिंग स्टेशंस, दीज आर ऑल्सो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का क्या होता है, एसिड रेन होता है, ये आपको पता ही है। तो डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट, अगर आपके पास में अगर ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे कि एमिनो एसिड हो गया या कोई भी प्रोटीन हो गया, तो नाइट्रोजन का डीकम्पोजिशन करना, क्या करना, डीकम्पोजिशन। और डेड प्लांट एंड एनिमल का डीकम्पोजिशन करना है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का इनटू अमोनिया, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देना, इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन, ओके। सम ऑफ दिस अमोनिया वोलेटिलाइज एंड री एंटर्स द एटमोस्फियर। इससे क्या होता है, री एंटर्स का मतलब क्या है कि ये अमोनिया जो होती है वो क्या होती है, वोलेटिलाइज होती है। तो जैसे ही ये डिकम्पोजिशन करते हैं तो सॉइल के अंदर अमोनिया फ्री में पड़ी नहीं रह सकती, ये वोलेटिलाइज होकर के ये एंटर कर जाती है एटमोस्फियर के अंदर, री एंटर्स द एटमोस्फियर, ओके। एटमोस्फियर से आई और वापस चली गई, आई कहां से समझ में नहीं, लेकिन चली गई, ये बात समझ में आ रहा है। बट मोस्ट ऑफ, देखो ये 10% तो वोलेटिलाइज हो जाती है, लेकिन सॉइल के अंदर जो आई हुई जो अमोनिया है उसका मोस्ट पार्ट 90% पार्ट कन्वर्ट कर देते हैं इस अमोनिया को नाइट्रेट बाय सॉइल बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग स्टेप्स। 2 स्टेप्स के अंदर ये नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया को, 1 स्टेप 2 स्टेप सॉइल के अंदर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है मैक्सिमम अमोनिया, जो ये बायोमास अमोनिफिकेशन से जो आई थी 100%, 10% तो चलेगी वोलेटिलाइज होकर के, 90% इधर आगे नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी, प्लांट वापस अवेलेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्लांट को वापस नाइट्रेट अवेलेबल करवाने का काम ये डिकम्पोजर्स करवाते हैं अमोनिया में कन्वर्ट करके, और अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया काम में आते हैं। तो एक डिकम्पोजर बैक्टीरिया और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया, ये दोनों मिलकर के प्लांट को वापस अवेलेबल करवाते हैं डेड बायोमास से, ओके। तो कैसी स्टेप है देखो यहां पे, ये देखो ये स्टेप बता रहे हैं आपको कि ये आपके पास में ये 2 रिएक्शंस है, पहली स्टेप और दूसरी स्टेप क्या है, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। ये नाइट्रेट है, ये अमोनिया है। तो सबसे पहले सॉइल के अंदर जो अमोनिया थी 90%, मोस्ट ऑफ द अमोनिया, इस मोस्ट ऑफ द अमोनिया को हम ऑक्सीजन के साथ में बिठाएंगे और यहां पर बैक्टीरिया लगेगा, बी फॉर बैक्टीरिया, ये भी नाम बताएंगे आपको। इस बैक्टीरिया की हेल्प से ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ऐसे कन्वर्जन में एटीपी रिलीज होती है तो वो एटीपी बैक्टीरिया यूज कर लेंगे और इस सबस्ट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्राइट में, ओके।
और नाइट्राइट में कन्वर्ट करके यहाँ पर क्या बनता है, एटीपी, और एटीपी किसको मिल जाएगा, बैक्टीरिया को। तो ये बैक्टीरिया जो होता है वो इस एटीपी का भूखा है। ओके, तो इस बैक्टीरिया को एटीपी मिलने के लिए ये काम करता है। प्लस दूसरी बार में क्या होगा कि यहाँ पर अब दूसरे टाइप का बैक्टीरिया होगा, वो बैक्टीरिया इसी सॉइल में प्रेजेंट नाइट्राइट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बिना ऑक्सीजन के नहीं होता, सॉइल में ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि सॉइल वेल एरिएटेड होनी चाहिए, अच्छी खासी पानी नहीं होना चाहिए भरा हुआ, उसमें एयर होनी चाहिए। नाइट्राइट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ इस बैक्टीरिया में यहाँ पर भी क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। तो हर जगह आप देख रहे होंगे कि ये एटीपी, ये बैक्टीरिया काम कर रहा है। तो ये इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप है, अपना खुद खाना खुद बना रहे हैं केमिकल का यूज करके, तो इनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो इन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो डीकम्पोजिशन से आई हुई अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो क्लियर। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने बोला है, देखो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। देखा ना, अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो अमोनिया फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान रखना, फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड बाय टू नाइट्राइट। तो ये पहले नाइट्राइट के अंदर होता है, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, ये रहा, बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड और नाइट्रोकोकस। दोनों मिलकर के करेंगे या फिर दोनों में से कोई और एक कर देगा, या तो नाइट्रोसोमोनास करेगा या नाइट्रोकोकस करेगा, या दोनों मिलकर करेंगे। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस दो अलग अलग बैक्टीरिया हैं, ध्यान रखना। तो ना ये पहला काम करते हैं नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस, याद नहीं रहता, याद कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। ओके, एंड देन नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट विद हेल्प ऑफ द बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया होता है, अकेला काम करता है, ये करता है नाइट्रोबैक्टर, तो सेकंड काम करेगा नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, 1 और 2, ध्यान रखना, अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और फिगर 12.3 के अंदर हमें दिखाया गया है नाइट्रिफिकेशन। ये देखो फिगर 12.3 देखो, इसमें ये देखो, ये अमोनिया, इस अमोनिया को पहले बैक्टीरिया ने कन्वर्ट किया नाइट्राइट में, नाइट्राइट से नाइट्रेट में, सॉइल के अंदर, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस नाइट्रोबैक्टर, द प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। ओके, और दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और इनको हम बोलते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं दोनों को इस कैटेगरी में डालते हैं। जो अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ये। दीज 3 टाइप के बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस, इन तीनों को बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये तीनों बैक्टीरिया कैसे हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, याद रखना, एटीपी खुद बनाते हैं। ओके, द नाइट्रेट thus formed is absorbed by the plant। अब ये जो नाइट्रेट बना है सॉइल में, ये कौन एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, फिर एब्जॉर्ब करके सॉइल में, रूट में, जाइलम से ट्रांसपोर्ट कर देंगे कहां तक, लीव्स तक। लीव्स में पहुंच गए, नाइट्रेट आ गया लीव्स में। अब इन लीव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीव्स के अंदर उस नाइट्रेट का क्या होता है सर, इन लीव्स इट इज रिड्यूस्ड, और ये लीव्स के अंदर वापस होगा। नाइट्रेट किसमें रिड्यूस होगा, अमोनिया के अंदर, यानी कि लीव्स के अंदर, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहली बात तो सॉइल में अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रेट एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर के लीव में गया, और लीव में वही नाइट्रेट वापस अमोनिया में रिड्यूस हो गया, एंड दैट फाइनली फॉर्म्स द एमाइन ग्रुप। और बाद में ये रिड्यूस होकर के अमोनिया जो होता है, वो अमोनिया क्या बनाता है, फाइनली कई सारी रिएक्शन से गुजरता हुआ एमाइन ग्रुप बनाता है। कौन सा ग्रुप बनाता है, एमाइन ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स। और एमिनो एसिड्स के अंदर प्रेजेंट एमाइन ग्रुप को बनाने का काम इसी अमोनिया का होता है। इसको भी हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। इसका मतलब एमिनो एसिड बन गए। नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल, एक तो नाइट्रेट का ये हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, आगे लीव्स में चला गया, लीव्स में वो कन्वर्ट हो गया अमोनिया में, और अमोनिया फाइनली कन्वर्ट हो गया एमिनो एसिड के अंदर एमाइन ग्रुप में, यानी एमिनो एसिड बन गए। ये तो हो गया उस नाइट्रेट का खेल। बाकी कुछ अमाउंट नाइट्रेट जो होता है, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन, ये वापस नाइट्रोजन के अंदर रिड्यूस हो जाता है। ध्यान रखना, सॉइल वाला नाइट्रेट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन गैस के अंदर। इसको भी रिडक्शन बोलते हैं हम लोग।
नाइट्रेट का रिडक्शन हो गया अमोनिया, एक तो अमोनिया में लीव्स में, और दूसरा नाइट्रेट सॉइल में जो है उसका रिडक्शन हो गया नाइट्रोजन गैस में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, एक लॉस है ये, ओके। और डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो याद रखना ये बैक्टीरिया के नाम स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस सॉइल में होते हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। तो इसको अपन इस फिगर में पढ़ते हैं, देखो सिंपल फिगर 12.3 नाइट्रोजन साइकिल है। द नाइट्रोजन साइकिल शोविंग रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेन नाइट्रोजन पूल्स। कितने आपस में रिलेशनशिप शो कर रहा है? 3 मेन नाइट्रोजन पूल्स के बीच में, एटमॉस्फेरिक पूल, सॉइल पूल और बायोमास पूल, यानी कि ऑर्गेनिज्म बायोमास पूल। तो ये याद रखना, नाइट्रोजन साइकिल जो होता है वो बेसिकली किसकी वजह से डेवलप होता है? एक नाइट्रोजन साइकिल का डेवलपमेंट, एक नाइट्रोजन साइकिल का डेवलपमेंट 3 चीजों के बीच में आपस में रिलेशनशिप से डेवलप होता है, एटमॉस्फेयर, सॉइल एंड ऑर्गेनिज्मिक बायोमास। इन तीनों में आपस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करोगे तो नाइट्रोजन साइकिल बन जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले हम एक पूल की बात करते हैं। ये देखिए, ये नाइट्रोजन साइकिल आपको दिख रहा होगा यहां से यहां तक पूरा अच्छी तरीके से। ये देखो, इसमें ये हम ले लेते हैं, ये जैसे ए पूल, ये बी पूल, और बायोमास, प्लांट बायोमास, एनिमल बायोमास, इन दोनों को मिला दो तो ये सी पूल, ओके। तो ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप देखो। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में, और ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, आपको पता ही है। अब ये गैस जो है, नाइट्रोजन गैस, सॉइल में कैसे आएगी? क्या क्या सोर्सेज है? तो एटमॉस्फेयर में इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इंडस्ट्रीज के अंदर नाइट्रोजन गैस जो होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है? अमोनिया में होती है। एक तो ये याद रखिएगा, अमोनिया बनने का, एटमॉस्फेयर से सॉइल में अमोनिया आने का सोर्स क्या है? एक तो इंडस्ट्री से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, याद है आपको। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है सर? नाइट्रोजन गैस पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, और ऑक्साइड जो होते हैं फिर अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं, या फिर नाइट्रोजन डायरेक्टली अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इतना याद रखो कि नाइट्रोजन गैस अमोनिया में आ रही है इंडस्ट्रीज की वजह से सॉइल में। फिर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, तो सॉइल बैक्टीरिया करता है ये काम। सॉइल के अंदर प्रेजेंट सॉइल बैक्टीरिया, जिसको अपन बोलते हैं फ्री N2 फिक्सर। क्या बोलते हैं? फ्री नाइट्रोजन फिक्सर। मतलब ये प्लांट के साथ में एसोसिएटेड नहीं होते हैं, फ्रीली सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज करते हैं और सॉइल में अमोनिया बना के छोड़ देते हैं। एक तो अमोनिया यहां से आ गई कि सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट फ्री नाइट्रोजन फिक्सर ने एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को यूज करके सॉइल में अमोनिया बनाई। दूसरे इंडस्ट्रीज जो थी उन्होंने उसी सॉइल के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया। नंबर 2 सोर्स सॉइल में अमोनिया आने का। नंबर 3 सोर्स, जो प्लांट मर गया तो डिकेइंग बायोमास, और एनिमल मर गया, प्लांट को एनिमल ने खाया, एनिमल मर गया, डिकेइंग बायोमास, इसका अमोनिफिकेशन हो गया। ये काम बैक्टीरिया करते हैं सॉइल के अंदर, तो ये काम अमोनिफिकेशन वाला काम भी सॉइल में ही हो रहा है। और ये इसका अमोनिया इसमें डालेंगे 10% वोलेटिलाइज हो जाएगा, 90% अमोनिया यहीं रह जाएगा। तो फाइनली आपने अमोनिया के सारे सोर्स पर डाले। अब इस अमोनिया का क्या होगा? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा सॉइल के अंदर, ओके। और ये हो गया नाइट्रिफिकेशन, ओके। तो एक अमोनिफिकेशन हो गया यहां से, या नाइट्रिफिकेशन हो गया। अब आप देखिए नाइट्रेट का बनने का सोर्स क्या क्या है। एक तो अमोनिया बनने का सोर्स आपने पढ़ा, अब नाइट्रेट बनने का सोर्स क्या क्या है? एक तो ये वाला सोर्स हो गया जो ये इन पे डिपेंडेंट है, दोनों चीजों पे है या नहीं है? क्लियर? अब ये नाइट्रेट और कहां से आ सकता है? ये देखो, नाइट्रेट इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब वही लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो ऑक्साइड में कन्वर्ट करती हैं। ऑक्साइड एसिड रेन से ये नाइट्रेट यहाँ पे आ गया समझ में? तो ये एक सोर्स तो ये हो गया नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनने का, ओके। उसके बाद ये यहां से आ गया मैक्सिमम, बाकी सब चीजें आएंगी फाइनली नाइट्रेट तक, और नाइट्रेट इसको अपटेक कर लेगा, प्लांट कर लेता है, आपको पता ही है, ठीक है। अब ये नाइट्रेट आ गया, नाइट्रेट वापस लॉस भी हो जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा गलत करा हुआ है, यहाँ से नाइट्रेट डीनाइट्रिफिकेशन से लॉस भी हो जाता है, ऊपर रिड्यूस हो जाता है।
और ये नाइट्रेट अपटेक करने के बाद सॉइल में लीव्स में जाता है, लीव्स में ये रिड्यूस होता है अमोनिया में, फिर अमीनो एसिड में चला जाता है। तो ये कंप्लीटली नाइट्रोजन साइकिल आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल स्टूडेंट्स। अब हम एक इस नाइट्रोजन साइकिल के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे और वो हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के सेकंड सब आर्टिकल के ऊपर पढ़ेंगे। और सेकंड सब आर्टिकल है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का, वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना है और वो नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो रहा है सॉइल के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया से। फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और एक दूसरा सॉइल के अंदर न पड़ करके प्लांट के अंदर बैठा हुआ है और वो नाइट्रोजन गैस को प्लांट के बॉडी में अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है। इसको अपन बोलते हैं सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है माइक्रोब्स की हेल्प से। कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो एक कंपोनेंट है नाइट्रोजन साइकिल का। उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। दैट इज द सेकंड सब आर्टिकल ऑफ आर्टिकल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ओके, थैंक यू।